नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। क्या पश्चिम एशिया में शांति बहाली संभव है? दैनिक भास्कर। विनिर्माण बढ़ाएंगे औद्योगिक शहर रमेश कुमार दुबे। बोर्ड के बेहतर कामकाज में समितियों का योगदान। दैनिक जागरण। फसलों के मूल्य निर्धारण का द्वंद्व। अमित बैजनाथ गर्ग। अब संपादकीय विस्तार से। क्या पश्चिम एशिया में शांति बहाली संभव है? संपादकीय। विगत सप्ताहांत ईरान पर हुए इजरायली हमले में ही अमन बहाली का संदेश भी है। हमला सैनिक प्रतिष्ठानों पर था, लेकिन पेट्रोलियम इकाइयों, परमाणु संयंत्रों को छुआ भी नहीं गया। ईरान की प्रतिक्रिया, जो हमले से पहले प्रतिशोधात्मक भाव में थी, वह हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के कथन में नहीं दिखी। उनके विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान को बदला लेने का हक है, लेकिन हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के तकाजे को भी जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमले प्रति हमले का सिलसिला दोनों देश अब तोड़ें। इजरायली मीडिया का मानना है कि तेल अवीव की मिसाइलों का पेट्रोल के कुओं और परमाणु प्रतिष्ठानों की जगह सैनिक अड्डों और आयुधों को निशाना बनाना भी अमेरिकी दबाव में हुआ है। शायद अमेरिका से संदेश यह है कि 5 नवंबर एक तेल के कुओं पर हमला न हो, वरना दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन इजरायली और ईरानी रवैये में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है और दोनों देश फिलहाल युद्ध को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं दिखाई देते। उधर पहली बार सऊदी अरब ने अन्य अरब देशों के साथ ईरान का समर्थन किया है। क्या तमाम अरब देश एक साथ खड़े होकर युद्ध को विस्तार देंगे? अब भी निर्माण बढ़ाएंगे औद्योगिक शहर रमेश कुमार दुबे। लेखक एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्धन एवं विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में कार्यरत हैं। मोदी सरकार ने 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने की जो घोषणा की थी, उसके अमल की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन औद्योगिक शहरों को 10 राज्यों में फैले 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों के किनारे विकसित किया जाएगा। ये औद्योगिक क्षेत्र हैं उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा, पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र में ओरवाकल तथा कोपरथी और राजस्थान में जोधपुर पाली। इन औद्योगिक शहरों से न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी। इससे भारत वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत कर सकेगा। इन औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा विकसित होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इन औद्योगिक शहरों को पूरे क्षेत्र के परिवर्तन के लिए विकास केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इन औद्योगिक शहरों में 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए ICT सक्षम उपयोगिताओं और हरित प्रौद्योगिकों को शामिल किया गया है। इनके जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। राज्यों का योगदान जमीन के रूप में होगा और केंद्र सरकार इक्विटी या डेट उपलब्ध कराएगी। कुछ औद्योगिक टाउनशिप अन्य देशों के साथ मिलकर विकसित की जाएगी। इन औद्योगिक पार्कों में वह जमीन शामिल होगी जो सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहित है और जिसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। दूसरे, एकल खिड़की मंजूरी के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव भी है। तीसरे, पार्कों को समर्पित माल ढुलाई गलियारों से लगे क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।
इनमें से 5 अमृतसर कोलकाता मार्ग पर, 2 दिल्ली मुंबई मार्ग पर और पश्चिम दक्षिणी एवं मध्य मार्गों पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि पहले से ही पाठ औद्योगिक स्मार्ट शहर विभिन्न विकासात्मक चरणों में है। इनमें से शहर 4 धोलेरे गुजरात, आरिक महाराष्ट्र, विक्रम ओदपुरी मध्य प्रदेश और कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश में ट्रक आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका है और उद्योगों की स्पेशल पर्पज यूनिट सड़क, पानी, बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। इस प्रकार नई घोषणा के साथ देश में कुल 20 औद्योगिक स्मार्ट शहर हो जाएंगे। घरेलू विनिर्माण में मुख्य बाधा ऊंची उत्पादन लागत है, जिससे हमारे उत्पाद ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बन पाते। स्पष्ट है, विनिर्माण को अब तभी बढ़ावा मिलेगा जब प्रक्रियात्मक सुधार और कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाया जाए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या राज्यों की ओर से आती है। भूमि राज्य का विषय है और कई राज्यों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत जटिल है और श्रम कानून भी कड़े हैं। इससे निवेश और औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। अतः केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरल बनाने में निवेश के अनुकूल नीतियां बनानी होंगी। सकारात्मक नीतियां बने तो अच्छे परिणाम आने में देर नहीं लगती। इसका ज्वलंत उदाहरण है मेक इन इंडिया पहल। 2014 में निवेश और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। इससे मोबाइल से लेकर मिसाइल तक भारत आत्मनिर्भर बना और इन क्षेत्रों में देश का निर्यात तेजी से बढ़ा। उदाहरण के लिए जहां 2014 में मात्र 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थी, वहीं आज इनकी संख्या 200 से अधिक हो गई है। 2014 में जहां मात्र 1556 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात किए जाते थे, वहीं अब यह निर्यात 1,20,00,000 करोड़ रुपए का हो गया है। अर्थात पिछले 10 वर्षों में देश के मोबाइल निर्यात में 75% की बढ़ोतरी हुई है। सिरेमिक और खिलौने जैसे क्षेत्र में आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हुई और हम आयातक के निर्यातक बन गए। इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 119% का उछाल आया। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI का परिणाम यह है कि भारत ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे क्षेत्रों का प्रमुख निर्यात बन गया। एप्पल, फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनियां भारत में निर्माण करने लगी, तो चिप निर्माता अमेरिकन कंपनी माइक्रोन भारत में यूनिट लगा रही है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। इससे न सिर्फ हर वर्ष अरबों डॉलर का सेमीकंडक्टर आयात बंद हो जाएगा, बल्कि भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख केंद्र बनेगा। इन उपलब्धियों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी अभी भी 15% से कम है, जिसमें 11% जनसंख्या लगी हुई है। इस विनिर्माण में विश्व में आपूर्ति की जाने वाली मात्रा 2% वस्तुओं का ही उत्पादन हो पा रहा है। इसका कारण है कि अब घरेलू विनिर्माण नीतियां समन्वित न होकर एकाकी रूप से बनी। देश में 4,420 औद्योगिक पार्क और 270 विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ हैं, जिनमें से अधिकांश को निवेश बढ़ाने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। SEZ को चीन की तर्ज पर विकसित किया गया था, जहां टैक्स राहत प्रदान करते हुए निर्यातोन्मुखी इकाइयां लगाई गई थीं। टैक्स रियायतें समाप्त होते ही SEZ से होने वाला निर्यात घटने लगा। मोदी सरकार इससे सबक सीखते हुए समन्वित नीति बना रही है, ताकि इन औद्योगिक क्षेत्रों का भी वही हश्र न हो जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों का हुआ। बोर्ड के बेहतर कामकाज में समितियों का अहम योगदान। अमित टंडन, लेखक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ जुड़े हैं। अब कारोबार का काम अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही नहीं रह गया है, उसका काम शेयर धारकों और सभी हितधारकों के लिए लाभ की स्थिति तैयार करना, कंपनी की दीर्घकालिक और लगातार सफलता को बढ़ावा देना तथा समाज हित में योगदान करना है। कारोबार या व्यवसाय अब काफी जटिल हो गया है।
डिजिटल क्रांति, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कर्मचारियों की भर्ती एवं उन्हें अपने साथ बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीति। हाल में सामने आए कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर कंपनियों के निदेशक मंडलों बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। बोर्ड समस्याओं और मसलों की इस लगातार बढ़ती सूची से बोर्ड समितियों के जरिए निपटते हैं। समितियों की मदद से उन्हें व्यापक समझ वाले निर्णय लेने में मदद मिलती है। इनमें कुछ समितियां निगरानी, ऑडिट समिति और कुछ सलाह मशविरे तकनीकी समिति के लिए होते हैं, ताकि कंपनियों का काम अच्छी तरह चल सके। पिछली बार की गई गिनती के मुताबिक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध कंपनियों में कुल 626 समितियां थीं। इनमें ज्यादातर समितियों के नाम अलग-अलग थे, मगर उनके कामकाज का जिम्मा और अधिकार एक जैसे ही थे, जैसे IT स्टीयरिंग कमेटी, IT स्ट्रेटेजी कमेटी, IT स्टूवर्डशिप, IT स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल पेमेंट कमेटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सिक्योरिटी कमेटी आदि। अन्य समितियां खास कामों के लिए बनाई गई थीं, जैसे कानूनी एवं गैर निष्पादित परिसंपत्ति पुनर्गठन समिति, सरकार की ओर से यूरिया खरीदने के लिए अधिकार प्राप्त समिति या शेयर आवंटन समिति शामिल हैं। एक बार शेयर आवंटन होने या यूरिया की खरीदारी होने पर कुछ समितियां संभवतः बंद हो जाएंगी, मगर पर्यावरण, सामाजिक और संचालन समिति जैसी समितियां चलती रहेंगी। समितियों की संख्या इस कदर बढ़ने के बाद भी तीन बातें स्पष्ट दिखती हैं। पहली, ज्यादातर काम कुछ गिनी चुनी समितियां ही करती हैं। दूसरी, जिन मामलों के लिए जटिल और विशिष्ट ज्ञान चाहिए उनके लिए समितियां प्रायः अलग ही होती हैं। तीसरी, तेजी से उभरते क्षेत्रों के लिए अलग समितियां गठित होती हैं। इन पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। कंपनियों के बोर्ड मुख्य रूप से उन्हीं समितियों पर निर्भर हैं जिनका गठन नियामकों से अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनी कानून के अनुसार कंपनियों में ऑडिट समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (NRC), शेयरधारक संबंध समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) समिति का गठन अनिवार्य है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की सूचीबद्धता से संबंधित अनिवार्यताओं एवं जानकारी संबंधी आवश्यकताओं के सुधार के लिए गठित कोटक समिति ने 2019 में कहा कि शीर्ष 500 कंपनियों में जोखिम प्रबंधन समिति होनी ही चाहिए। वर्ष 2021 में यह शर्त शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए लागू कर दी गई। ऑडिट, NRC, CSR और जोखिम समितियों की कार्यसूची एजेंडा को नियामकों ने हमेशा स्पष्ट और व्यापक रूप से बताया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनमें काफी बातें सुझाई गई हैं। दूसरी ध्यान देने लायक बात यह है कि कारोबार से जुड़ी जरूरतें विशेष समितियों के जरिए पूरी की जा रही हैं, मगर उनकी रफ्तार नियामक ही तय कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में निवेश समिति का गठन अनिवार्य बना दिया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अपेक्षा करता है कि बीमा कंपनियां पॉलिसी धारक सुरक्षा समिति का गठन करें, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक उधार लेने वालों को इरादतन कर्ज नहीं चुकाने वालों यानी डिफाल्टरों की श्रेणी में डालने और उनके नामों की घोषणा करने के लिए समिति गठन करें। कारोबार में जटिलता जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे ही कंपनी के कर्मचारियों की समितियां बनती हैं। किसी वित्तीय संस्थान में परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन समिति, उत्तम जोखिम सब प्रबंधन समिति, सूचना सुरक्षा समिति और उत्पाद नवाचार एवं समीक्षा समिति जैसे समितियां बनाए जाने के प्रावधान हैं। कंपनियां पर्यावरण के अनुकूल बनने या तकनीक से जुड़ी समस्याएं कैसे सुलझाती हैं, वे इसके लिए या तो डिजिटल कायाकल्प समिति अथवा ESG समिति जैसी अतिरिक्त समिति बनाएंगी, या इनसे निपटने का जिम्मा पहले से बनी किसी समिति को सौंप देंगी, जैसे ESG के लिए CSR समिति को कहा जाता है।
कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर कंपनियों को ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले उन्हें समितियों के विधान एवं दायित्वों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए शेयरधारक संबंध समिति की भूमिका स्पष्ट नहीं है। यह समिति समावेशी निर्णय लेने और पारदर्शिता एवं विश्वास बनाने पर जोर देती है। यह समिति पहले शेयरधारक शिकायत निवारण समिति के नाम से जानी जाती थी और इसे शेयर ट्रांसफर या लाभांश नहीं मिले जैसी शिकायतें सुलझाने का काम मिला था। हमारे शेयर बाजार तकनीक रूप से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि शेयरधारक संबंध समिति को अपनी भूमिका नए सिरे से तय करने की जरूरत है। यह समिति इन्वेस्टर कॉल में शरीक होकर निवेशकों के सवाल सुनेगी तो बेहतर भूमिका निभा पाएगी। उसे बिक्री पक्ष से जुड़ी रिपोर्ट, रेटिंग एजेंसियों की टिप्पणी पढ़नी और प्रॉक्सी एडवाइजरी कंपनियों के सुझाव पर विचार करना चाहिए। यदि वे व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेंगी तो उन्हें आपूर्ति के पक्ष चुनौतियां बेहतर ढंग से समझ आएंगी और वे अधिक योगदान कर पाएंगी। बोर्ड के इस समिति के मौजूदा कामों की समीक्षा करनी चाहिए और वांछित बदलाव के लिए उनमें संशोधन करना चाहिए। अन्य समितियों की कार्यसूची भी इसी तरह समीक्षा की जानी चाहिए। कंपनियों के लिए अपनी प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखना और उनकी विभिन्न समितियों की समीक्षा करना फायदेमंद होगा। बोर्ड में अब काफी बदलाव हुए हैं और नए निदेशक अपने साथ नए हुनर ला रहे हैं। उन्हें उपयुक्त समितियों में शामिल करने से कंपनियां उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ ले पाएंगी। बोर्ड को इस अवसर का इस्तेमाल कर अपनी विभिन्न समितियों के सदस्यों को लाने का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। समितियां बोर्ड के लिए खास होती हैं, इसलिए उनका ढांचा दुरुस्त रखना जरूरी है ताकि बोर्ड कारगर तरीके से काम कर सके। लिहाजा यह जरूरी है कि विभिन्न समितियां बोर्ड की भविष्योन्मुखी नीतियों और कंपनियों की जरूरतों पर ध्यान दें। फसलों के मूल्य निर्धारण का द्वंद्व, अमित बैजनाथ गर्ग। हाल में केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में न्यूनतम 130 रुपए और अधिकतम 300 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए और सरसों के दाम में प्रति कुंतल 300 रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपए वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का 17 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग 1.5 गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी में अब तक 23 फसलों को शामिल किया जा चुका है। एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहते हैं। यह सवाल है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य दरअसल सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार में उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एमएसपी की शुरुआत 1967 में हुई थी। इसे तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसपी की रपट का इस्तेमाल किया जाता है। सीएससीपी उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग आपूर्ति के हिसाब से एमएसपी तय करता है। एमएसपी की गणना के लिए सीएससीपी खेती की लागत को 3 हिस्सों में बांटता है। इसमें फसल उत्पादन के लिए किसानों के नकदी खर्च के साथ साथ पारिवारिक श्रम का भी हिसाब लगाया जाता है। एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। असल में एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। वे हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभग सभी फसलों की एक सूची सरकार को सौंपी थी। किसान संगठन कहते हैं कि सरकार फसलों के विविधीकरण को जोर दे रही है, लेकिन यह सरकार के रुख पर निर्भर करता है। किसान चाहते हैं कि सरकार फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करती है उसकी गारंटी दी जाए। अगर सरकार गारंटी देती है तो फसलों का विविधीकरण अपने आप हो जाएगा। अगर दलहन और तिलहन बेचने से नुकसान किसान को ज्यादा मुनाफा होगा तो वह धान और गेहूं क्यों पैदा करेगा। सरकार चाहती है कि फसलों का विविधीकरण हो, यह अच्छी बात है, लेकिन किसानों को यह गारंटी तो मिले कि उसकी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकेंगी।
एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि किसान नेता सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय हो सकते हैं। इसमें एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन, यानी जब फसलों की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाए तो सरकार इसकी भरपाई करे। वहीं किसानों को धान गेहूं की फसल के बजाय ज्यादा कीमत देने वाली फसलों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को फल सब्जी उत्पादन और मवेशी तथा मछली पालन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में किसानों को कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये कंपनियां अनुबंध तोड़ देती हैं और किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। इससे किसान कर्ज में डूब जाता है और कई मामलों में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी व्यवस्था का दबदबा नवाचार को हतोत्साहित करेगा। इससे किसान सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होकर रह जाएंगे और जोखिम लेने से डरेंगे। इसलिए किसानों को गेहूं और चावल की एमएसपी खरीद से चक्र से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का अहित करेगी। उनका दावा है कि अगर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के दाम बढ़ेंगे तो खाद्य वस्तुओं के दाम 25 से 30% बढ़ जाएंगे और सरकार के लिए महंगाई पर नियंत्रण बेहद कठिन हो जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल की पूरी खरीद की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। किसान जितनी फसल पैदा करेंगे उसकी एमएसपी पर पूरी खरीद सरकार को और उसकी एजेंसियों को करनी होगी। ऐसा करने से ही किसानों का भला होगा और फसलों का विविधीकरण भी पूरा हो जाएगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता देश के स्थायित्व और सम्मान का विषय है। एमएसपी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप तंत्र भी साबित हुआ है। आयात द्वारा खाद्य सुरक्षा कतर, बहरीन आदि जैसे कम आबादी और मजबूत औद्योगिक आर्थिक आधार वाले देशों के लिए एक व्यवहार्य आदर्श हो सकता है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का एक अध्ययन बताता है कि खेती की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने की पक्षपाती सरकार नीतियों के कारण देश के किसान सन 2000 के बाद से लगातार घाटा उठा रहे हैं, जिसने किसानों को लगातार गरीबी रेखा के नीचे रखा हुआ है। रिपोर्ट आगे कहती है कि पक्षतापूर्ण सरकारी नीतियों और कृषि कीमतों के कारण देश के किसानों को वर्ष 2022 में 14 लाख करोड़ रुपए और 2000 से 2017 के दौरान 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन पक्षपाती सरकार नीति आधारित शोषण के कारण ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इस बारे में एक कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। उन्हें बेहतर कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी को बचाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। असल में एमएसपी के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़कर सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है। गेहूं और चावल को भारतीय खाद्य निगम पीडीएस के तहत सक्रिय रूप से खरीदता है और कई राज्य सरकारें संपूर्ण अनाज की खरीद करती हैं। ऐसे राज्यों में किसानों को अधिकतम लाभ होता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान प्रायः प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। सीएसीपी ने अपनी मूल नीति रिपोर्ट में एमएसपी पर कानून बनाने का सुझाव दिया था। ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक बताया गया था। उसका कहना था कि सरकार को कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों को प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ मिले। इसके अलावा खरीद को प्रति किसान के हिसाब से सीमित कर दिया जाना चाहिए। वही किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। इससे किसान कर्ज में डूब जाता है और कई बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और खरीद करने वाले सरकारी अधिकारियों पर निर्भरता से बचाना चाहिए ताकि उनका शोषण रोका जा सके। थैंक यू।